हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। ये वाला जो टॉपिक है इसको हम कवर करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हैं इंडिया में, ऐसे क्या प्रोविजंस हैं इंडिया में जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है एक ऐसा देश है, फेडरल कंट्री है। एंड डू यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ फेडरल कंट्री? अगर आपने स्टार्टिंग के सभी वीडियो नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखें, सो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो फेडरल सिस्टम के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ स्टार्टिंग के 3 वीडियोज़ में। बस इतना समझ लो फिलहाल तो कि फेडरल कंट्री एक ऐसा कंट्री जहाँ पर पावर शेयर्ड हो, पावर डिवाइडेड हो, और ये चीज़ हमारे यहाँ पर है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यस, इंडिया एक कैसा देश है, फेडरल कंट्री है। तो वही चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऐसी क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ पर जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती हैं। इससे पहले एक छोटा सा टर्म हम समझ लेते हैं, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है। तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी। मतलब एक ऐसे एरिया जहाँ पर किसी के पास एक कैसी अथॉरिटी होती है, लीगल अथॉरिटी होती है। सपोज ये कोई कॉलोनी है और इस कॉलोनी का नाम है कृष्णानगर। क्या नाम है? कृष्णानगर। और इसी के अंदर एक पुलिस स्टेशन है। ठीक है, कृष्णानगर पुलिस स्टेशन। तो कृष्णानगर जो पुलिस स्टेशन है ना, इस बाउंड्री के भीतर उसकी ज्यूरिसडिक्शन है। इस बाउंड्री के भीतर कृष्णानगर के अंदर अंदर जो भी क्राइम घटेंगे उसकी मतलब जांच कौन कर सकता है? कृष्णानगर पुलिस स्टेशन कर सकता है। इसके बाहर मान लो ये दूसरी कॉलोनी है और इसका नाम है मान लो संजय नगर। ठीक है, संजय नगर का कोई दूसरा पुलिस स्टेशन है। तो कृष्णानगर का जो पुलिस है उसका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ कहाँ तक चलेगा? उनका ज्यूरिसडिक्शन, उनकी बाउंड्री कौन सी है? यही वाली है। इससे बाहर वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आगे दूसरा जो इलाका है वहाँ पर किसका चलेगा ज्यूरिसडिक्शन? संजय नगर की पुलिस का चलेगा। हो सकता है यहाँ पर कोई तीसरी पुलिस काम करती हो, यहाँ पर कोई चौथी पुलिस काम करती हो। ठीक है, तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पर किसी का क्या हो, एक लीगल अथॉरिटी हो। या फिर ऐसे ही आपने देखा होगा बॉर्डर्स डिवाइडेड होते हैं। सपोज ये उत्तर प्रदेश है, ये मान लो राजस्थान है। तो राजस्थान की जो पुलिस है उसका ज्यूरिसडिक्शन राजस्थान के बॉर्डर में है। यूपी की जो पुलिस है उसका ज्यूरिसडिक्शन यूपी के बॉर्डर तक ही है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन। अब सिंपल सी बात यूँ समझ लो, अधिकार क्षेत्र या न्याय क्षेत्र। द एरिया में बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और इन द टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट। अब इसको बाउंड्रीज के रूप में भी दिखा सकते हैं या किसी सब्जेक्ट के रूप में भी दिखा सकते हैं। सब्जेक्ट आप समझोगे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 टाइप की लिस्ट हैं पावर शेयरिंग की। एक है हमारी यूनियन लिस्ट, दूसरी है हमारी स्टेट लिस्ट, और तीसरी है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। तो वहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की है। स्टेट लिस्ट में जो लॉ बनाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और कॉन्करेंट लिस्ट वो है जिसमें दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। तो ज्यूरिडिक्शन का मतलब यही है, ये चाहे ये सब्जेक्ट हो चाहे एरिया हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। तो इंडिया इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। आप सब लोगों को पता होगा भारत जो देश आज़ाद हुआ था उस समय पर आपको सिचुएशन आपको मालूम होगी क्या खतरनाक सिचुएशन थी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के पहली बात तो 2 टुकड़े हो चुके थे। एक देश था इंडिया और दूसरा देश था पाकिस्तान। और आपको पता होगा 2 पाकिस्तान थे। यहाँ पे जो पाकिस्तान था उसको हम बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान, और जो बांग्लादेश है आज की डेट में यहाँ पर हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो उस समय आपको पता होगा इधर से लोग उधर मतलब ट्रांसफ़र हो रहे थे, पाकिस्तान से लोग इंडिया में आ रहे थे, इंडिया से लोग पाकिस्तान में जा रहे थे। इस बीच कम्युनल वायलेंस हो गया था, मतलब लड़ाई हो गई थी रिलीजन के नाम पर, लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे, ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसिपल स्टेट्स बिकेम ए पार्ट ऑफ कंट्री। जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो बहुत सारे जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे वो किसका भाग बन जाते हैं? हमारे देश का भाग बन जाते हैं। एंड यू नो वेरी वेल, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे 565 प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। इन सभी प्रिंसली स्टेट को एक भारत में एक करने का काम जो किया था उसमें सबसे बड़ा रोल जाता है किसका? सबसे बड़ा योगदान मिलता है उसमें सरदार पटेल जी का। ठीक है, सरदार पटेल ने ये रोल निभाया, इसलिए सरदार पटेल को क्या बोलते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, हालांकि उस समय 3 प्रिंसिपल स्टेट्स ने जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़, इन्होंने मिलने से मना कर दिया था। तो आपको पता है इनको लाने के लिए अलग अलग टाइप की रणनीति अपनाई गई थी। हम उसमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट इतना समझ लो कि जो प्रिंसिपल स्टेट थे उनको फिर भारत में एक कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा जो संविधान है उसने डिक्लेयर कर दिया कि भारत जो होगा दैट विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स।
मतलब भारत जो है यूनियन मिलके, मतलब आप ध्यान रखना यहाँ पे एक चीज़ कि इंडिया में स्टेट्स ने भारत नहीं बनाया, भारत ने स्टेट्स को बनाया, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। जबकि उल्टा क्या है इसका, यूएसए में स्टेट्स ने आके कई सारे स्टेट्स आए साथ में और उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने बना दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मगर इंडिया में सिचुएशन अलग है, ध्यान रखना, हमारे यहाँ फेडरेशन का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। हमारे यहाँ जो स्टेट्स बनाए गए वो किसने बनाए, स्टेट्स बनाए कंट्री ने, यूनियन ने बनाए, ठीक है। ऑल्दो it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principle of federalism। आपको देखने को मिलेगा जो फेडरेशन वर्ड है इसका कहीं भी हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो इंडियन यूनियन है, भारत जो देश है, वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पर आधारित है। आपको हर जगह पर फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑल द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने फेडरलिज्म के जो फीचर्स पढ़े थे वो सभी के सभी किस पर अप्लाई होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पर अप्लाई होते हैं। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि यस, इंडिया कैसा देश है, एक फेडरल कंट्री है। आपको कमेंट करके बताना है कि इंडियन फेडरलिज्म के कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमने पढ़े थे, उनको कमेंट करके यहाँ पर आपको बताना है। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर 2 tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो आपको देखने को मिलेगा हमारा जो संविधान है उसमें क्या किया गया है, शुरुआत में जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो 2 tier सिस्टम था गवर्नमेंट का, ठीक है। 2 tier का मतलब एक तो पूरे देश की सरकार थी जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट या फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हैं, और एक थी राज्यों की सरकार जिसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो जब देश आज़ाद हुआ था इवन 1947 से 1992 तक आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारे कंट्री में मेनली 2 tier सिस्टम था। बाद में आपको पता है 3rd tier इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो तीसरे लेवल की जो गवर्नमेंट थी, जैसे एक तो हो गई सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर हो गई स्टेट गवर्नमेंट, तीसरे लेवल पर जो लोकल गवर्नमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बाद में ऐड किया गया। तो इसलिए ये जो 3 गवर्नमेंट वाला सिस्टम है इसको बोलते हैं 3 tier ऑफ फेडरलिज्म। तो लेटर ए 3rd tier ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़। तो ये चीज़ है ना, ये बाद में ऐड की गई। मतलब यहाँ पे क्या किया गया, जो स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स थी उनको दे दिया, किसको, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया। गांव में जो सरकार आई वो पंचायती राज सिस्टम आया, शहरों में जो सरकार आई लोकल लेवल पे वो आई म्यूनिसिपलिटी वाला सिस्टम। एज एन एनी फेडरेशन दीज डिफरेंट टीयर्स एंजॉय सेपरेट जुरिडिक्शन, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा सभी फेडरेशंस में ये तीनों जो टीयर्स हैं इनका जुरिस्डिक्शन अलग अलग होता है, इनकी पावर्स क्या हैं, अलग अलग होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड ए 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको देखने को मिलेगा हमारा जो भारतीय संविधान है उसने पहले ही सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई विवाद ना हो फ्यूचर में जाके, इसलिए उन्होंने जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं कि किस किस मामले पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, किस किस मामले पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, किस मामले पर दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट बना दी 3। कौन कौन सी लिस्ट है वो हम देखते हैं। तो इससे पहले ये समझ लो कि हमारे यहाँ पे सिस्टम एक्चुअली है क्या। ये वाला डायग्राम बड़ा प्यारा है, इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना या बना लेना। देखो, एक तो हमारे पूरे देश की सरकार है जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग राज्यों की सरकार हैं, और तीसरा जो सिस्टम हमने 1992 में इंट्रोड्यूस किया था वो है लोकल गवर्नमेंट। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट किया गया था 1992 में, उसके थ्रू तो आया हमारा रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम, मतलब गांव में हम इंट्रोड्यूस कर दिया पंचायती राज सिस्टम। और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था हमारे संविधान में 1992 में, उसके तहत हम लेके आए शहरों में सरकार। शहरों में कौन सा सिस्टम लेके आए, म्यूनिसिपलिटी सिस्टम, जिसमें आपको देखने को मिलेगा नगर पालिका, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। पंचायती राज सिस्टम की बात करो तो सबसे पहले ग्राम पंचायत आती है विलेज लेवल पर, फिर पंचायत समिति आती है और फिर आता है जिला पंचायत, ठीक है। तो ये सिस्टम आज की डेट में भारत में आपको देखने को मिलेगा। सो आप देखो पावर हमने कहाँ तक डिवाइड कर दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर्स हैं। इन दोनों से कुछ पावर्स लेके हमने किसको दे दी, लोकल गवर्नमेंट को दे दी। तो ये पावर्स हमने सेंट्रल और स्टेट से लेकर लोकल को दे दी। इस चीज़ को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं,
डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। पावर्स को हमने क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज कर दिया। खैर अभी तो हम इसी पर चल रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी 3 लिस्ट बनाई गई हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के पास अलग पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर्स हैं। यूनियन गवर्नमेंट अलग चीज़ों पर लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट अलग चीज़ों पर लॉ बनाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी 3 लिस्ट हैं? पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो यूनियन लिस्ट है, ठीक है, यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने की जिम्मेदारी यूनियन गवर्नमेंट की है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उस पर लॉ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर लॉ बनाती हैं। इनके बीच में अगर कोई टकराव आता है तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉ बनाया जा रहा है वो वैलिड रहेगा, ठीक है। तो फिर भी आपको देखने को मिलेगा इंडिया भले ही एक फेडरल कंट्री है मगर यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रांग रहती है, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे? तो देखो, डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, ये कुछ मेन है जो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, यूनियन लिस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इन सब्जेक्ट पर लॉ कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। अब स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? फॉर एग्जांपल पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, ये जो सब्जेक्ट हैं इस पर लॉ कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। अब कुछ सब्जेक्ट कॉमन हैं जिन पर दोनों गवर्नमेंट मिलकर लॉ बनाती हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, इन पर दोनों गवर्नमेंट मिलकर लॉ बनाती हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम यूनियन लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो यूनियन लिस्ट में लॉ बनाने की जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपको पता है लेजिस्लेटिव जो बॉडी है वो हमारी है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। क्या है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो अंडर यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट से नेशनल इंपॉर्टेंस। तो बेटा यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं वो कैसे आते हैं? जिनका इंपॉर्टेंस नेशनल इंपॉर्टेंस होता है, राष्ट्र हित के सब्जेक्ट आते हैं, जैसे डिफेंस। अब डिफेंस तो यार कोई स्टेट का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। फॉरेन अफेयर्स, किस देश के साथ हमारे कैसे संबंध होंगे। बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं और ऐसे चीज़ों को किसी स्टेट गवर्नमेंट पर हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इन पर लॉ कौन बना सकता है? इन पर लॉ बनाएगी हमारी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट किस गवर्नमेंट में आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। तो ये कुछ ऊपर जो सब्जेक्ट दिए गए ना, इन पर हमें कैसी पॉलिसी चाहिए? यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए। पूरे देश में एक ही करेंसी होगी, कम्युनिकेशन का सिस्टम, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिस पर पॉलिसी कैसी चाहिए? हमें सेम पॉलिसी चाहिए। तो एक ये जो जिम्मेदारी है किसको दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। तो ध्यान रखना, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट दे रखे हैं उस पर ओनली, अगर मैं दोबारा फिर कह रहा हूँ, यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट दे रखे हैं उन पर ओनली यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। स्टेट लिस्ट में ये सब्जेक्ट आते हैं जो लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, स्टेट के मतलब के होते हैं। जैसे पुलिस, आपने देखा होगा हर स्टेट की अपनी पुलिस होती है, राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस, ठीक है, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस। ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरीगेशन, ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पर लॉ बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और स्टेट का खुद का लेजिस्लेचर होता है। आपको पता है स्टेट में लेजिस्लेचर में क्या आता है? लेजिस्लेटिव असेंबली आती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल आती है। तो ये मिलके क्या बनाते हैं? लॉ बनाते हैं, ठीक है बेटा। तीसरा है बेटा कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जिन पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलके लॉ बनाते हैं। मतलब सेंटर और स्टेट दोनों मिलके लॉ बनाते हैं, उनको उन सब्जेक्ट को हम किस में डालते हैं? कॉन्करेंट लिस्ट की कैटेगरी में डालते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर दोनों सरकारें मिलकर लॉ बनाती हैं। बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उन पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि दोनों सरकार मिलकर लॉ बनाती है। इफ़ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लॉ अलग अलग हैं, इनमें टकराव की सिचुएशन आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वही वैलिड होगा, वही माना जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या किया गया हमारे संविधान में, सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है। हमारे यहाँ फेडरेशन तो है मगर सेंटर स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे तीनों लिस्ट से आपने क्या देखा? हमने क्या कॉन्सेप्ट अपना रखा है? हमने पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट अपना रखा है, ठीक है।
सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट को अलग पावर्स हैं, और दोनों मिलकर कुछ सब्जेक्ट पर बना सकती हैं, ये भी चीज़ हमने देखी। अब बेटा आज की डेट में कुछ नए नए सब्जेक्ट भी आ गए। पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो कुछ चीज़ें जब नहीं हुआ करती थी, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स नहीं हुआ करते थे इतने ज़्यादा, ठीक है। अब कुछ नए नए सब्जेक्ट क्रिएट हो गए, या कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ना तो सेंट्रल लिस्ट में आते, ना यूनियन लिस्ट में आते, ना स्टेट लिस्ट में आते, ना कॉन्करेंट में आते। तो जो तीनों ऐसे सब्जेक्ट जो तीनों लिस्ट में ना आए उनको हम डालते हैं रेजिडुअरी लिस्ट में। ध्यान देना, ऐसे सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट में नहीं आते उनको हम कहाँ पर डालते हैं, रेजिडुअरी लिस्ट में डालते हैं। और इन रेजिडुअरी लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं इन पर लॉ बनाने की जो पावर है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअरी पावर। और यूनियन गवर्नमेंट जो है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसके पास पावर है कि वो रेजिडुअरी सब्जेक्ट में भी क्या बना सकती है, लॉ बना सकती है। इसका एग्जांपल दे रखा है जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित जो लॉ है उस पर कौन बनाएगा लॉ, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किस में आ जाएगा, रेजिडुअरी सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो ध्यान रखना, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में भी लॉ बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर फिर कौन पावरफुल हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। इंडियन स्टेट्स एंड फेडरलिज्म, इसी का मतलब वो है टॉपिक अभी आगे चल रहा है, बस उसको ब्रेक कर दिया हमने। तो अब हम भारत और इंडियन स्टेट्स के बारे में देखेंगे, फेडरलिज्म के बारे में देखेंगे। मोस्ट फेडरेशंस दैट आर फॉर्म्ड होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स, दस ऑल इंडियन स्टेट्स डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। तो आपको पता है इंडिया में कौन सा फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट है। तो होल्डिंग टुगेदर वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जो स्टेट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट मतलब स्टेट जो होते हैं, उनको बराबर पावर नहीं होती है, एक जैसी पावर नहीं होती है, आइडेंटिकल पावर्स नहीं होती हैं। इसलिए भारत में आपको देखने को मिलेगा, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में, खुद कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर रखा है, कुछ स्टेट्स को हमने स्पेशल पावर दे रखी हैं, स्पेशल पावर्स दे रखी हैं, ठीक है। तो सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, स्टेट्स सच एज आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम enjoy special powers under certain provisions of the Constitution of India under Article 371 due to peculiar social and historical circumstances। तो देखो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, ये वाले जो स्टेट्स हैं कहाँ पर आते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कल्चर आपको देखने को मिलेगा, अलग मिलेगा, यहाँ का समाज अलग है, यहाँ के हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के लोग भी नहीं चाहते कि हम मतलब थोड़ा, हमें ये चाहते हैं कि हमें थोड़ी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, हमारा जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने की हमारे पास आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। हम नहीं चाहते कि बाहर से कोई आके हमारे यहाँ रहे और हमारे कल्चर के साथ छेड़छाड़ करे। तो इन स्टेट्स को साथ में रखने के लिए उस समय पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इन स्टेट्स को दिया गया स्पेशल स्टेटस। और कौन से आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 371 में स्पेशल स्टेटस दिया गया। तो ध्यान रखना ये एडिशनल चीज़ है। आर्टिकल 371 मेंशंस स्पेशल प्रोविजंस फॉर 12 स्टेट्स दैट रेंज फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स टू रिकॉग्नाइजिंग लोकल कस्टमरी लॉज एंड प्रोसीजर्स। देखो आर्टिकल 371 में कितने स्टेट्स को दे रखा है ऐसा स्पेशल स्टेटस, 12 स्टेट्स को दे रखा है, जो ये गारंटी देता है उन स्टेट्स को कि आप अपने खुद के डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जो भी कस्टमरी लॉ हैं, यहाँ पे जो भी प्रोसीजर्स हैं लोकल, उनको भी आप मान्यता दोगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि आर्टिकल 371 जो है ये स्पेशल स्टेटस देता है। अपनी बुक में जो नाम दे रखे हैं इनका नाम याद रखना, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, इनको क्या मिला हुआ है, स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि भारत का जो यूनियन है, इंडिया में जो फेडरेशन वाला सिस्टम है, होल्डिंग टुगेदर वाला सिस्टम है, यहाँ पर सभी स्टेट्स को आइडेंटिकली एक साथ ट्रीट नहीं किया जाता है, ठीक है। एक आर्टिकल के बारे में बुक में तो खैर नहीं दे रखा, आपने सुना होगा आर्टिकल 370। तो यहाँ पर स्पेशल स्टेटस किसको मिला हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर को मिला हुआ था। ऑल्दो आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में ये आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। और अब यहाँ पर तो ये तो है जम्मू, इधर है लद्दाख और कुछ एरिया है POK, आपको पता होगा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में कब तोड़ा गया था, उस ईयर का नाम बताना है, ठीक है ना। These special powers are especially enjoyed in relation to the protection of land rights of the indigenous people, their culture, and also preferential employment in government services। तो आपको देखने को मिलेगा जो मैंने बताया था ना, आर्टिकल 371 के अंदर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को क्या दिया गया है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो इसके तहत इनको क्या क्या चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है, इनको नंबर एक तो क्या है कि इनकी जो लैंड है उनको आप मतलब
खरीद नहीं सकते, ठीक है। मतलब बाहर के अगर कोई बाहर मतलब ये जो स्टेट्स हैं, बाकी स्टेट से अगर कोई यहाँ पे लोग आएगा, कोई नॉन परमानेंट रेजिडेंट आएगा तो वो यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता, ना ही घर को खरीद सकता, है ना। तो इनको अपनी ज़मीन को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, नंबर 1। उनको अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। नंबर 3, गवर्नमेंट जो सर्विसेज होंगी उनमें यहाँ के लोगों को ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा, ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। तो ऐसे करके यहाँ पर इन स्टेट्स को क्या दिया गया है, स्पेशल स्टेटस दिया गया है। अब हम देखेंगे यूनियन टेरिटरीज एंड फेडरेशंस। अब मतलब थोड़ा यूनियन टेरिटरीज के बारे में समझते हैं। अभी तो हमने देखा स्टेट्स के बारे में। स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा पावर जो है इक्वली शेयर्ड नहीं की गई है, मगर स्पेशल स्टेटस दिया गया है, ठीक है। देर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन विच इंजॉय ए वेरी लिटिल पावर। भारत में कुछ यूनिट ऐसी हैं, मतलब भारत में कुछ स्टेट ऐसे हैं जो बहुत कम पावर एंजॉय करते हैं। दीज आर द एरियाज वेयर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। तो ये जो एरिया हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनको हम यूनियन टेरिटरीज कह रहे हैं, ये वाकई में बहुत छोटे हैं। इनको अलग से स्टेट तो बना नहीं सकते और ना ही जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसमें मर्ज कर सकते हैं। इसलिए ऐसी जगहों को हम किस में ले लेते हैं, यूनियन टेरिटरी बना देते हैं, ठीक है। दीज एरियाज लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, इनको हम क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। तो आपको पता होगा भारत में एट प्रेजेंट कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जुलाई 2021 में, तो ध्यान रखना जुलाई 2021 तक भारत में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, 8। हो सकता है ये फ्यूचर में कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। पर फिलहाल कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, 8, ठीक है। तो दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव पावर्स ऑफ ए स्टेट। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल स्टेट की तरह यहाँ पर पावर नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दीज एरियाज। तो इन एरियाज़ को कंट्रोल करने के लिए जो पावर दी गई है वो किसको दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। फिर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि भारत में कौन सी गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, स्टेट गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। आज की डेट में देखोगे लद्दाख अलग बन चुकी है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ और यहाँ पे दादरा नगर हवेली और दीव दमन को मिला दिया गया है, ये एक यूनियन टेरिटरी है। इधर लक्षद्वीप है, फिर पुदुचेरी और यहाँ पर है अंडमान निकोबार। तो ये हैं 8 यूनियन टेरिटरीज, ओके। अब सोचो, अभी तक हमने ये सारी चीज़ें देखी। अब जो हमारा ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें मान लो अगर हमको अमेंडमेंट करना है, अमेंडमेंट आप समझते हो, सुधार करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर अमेंडमेंट करना है तो कैसे अमेंड किया जाएगा, ठीक है। तो ये पावर शेयरिंग का जो सिस्टम है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें अगर मान लो आपको कोई कानूनी बदलाव करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है। दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज द बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है, इसको हम कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम क्या मानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्योंकि वाकई में ये दो चीज़ों के बीच में है, सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशंस की बात है। इसको आसानी से अगर आप चेंज कर दोगे तो स्टेट्स फिर क्या होंगे, विरोध में आ जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के में, और हो सकता है फिर देश की यूनिटी को, इंटीग्रिटी को खतरा हो। तो इनको चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग एग्रीमेंट। जो ये पावर शेयरिंग का एग्रीमेंट है कि हमने यहाँ 3 लिस्ट बना रखी हैं, यूनियन लिस्ट, सेंटर स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। ऐसा जो हमने पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट बना रखा है, इसमें अगर मान लो कोई चेंज करना है तो इसको चेंज करना बहुत आसान नहीं है, और इसके लिए एक बढ़िया शानदार प्रोसीजर बना रखा है जो बहुत आसान नहीं है। पार्लियामेंट कैन नॉट ओन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट जो है अपनी अकेली इन प्रोविजंस में चेंज नहीं कर सकती। अब कहोगे सर आप चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो चेंज करने का ना यहाँ पे एक स्पेशल अरेंजमेंट बना रखा है। तो 2 स्टेप्स यहाँ पे बता रखे हैं, 2 स्टेप से हमें गुजरना पड़ेगा अगर हमको इस पावर शेयरिंग एग्रीमेंट में कुछ चेंज लेके आना है। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, इसमें अगर थोड़ा सा बहुत चेंज लाना है तो उसके लिए 2 चेंज हमको लाने पड़ेंगे। कौन कौन से चेंज है, नंबर 1, एनी चेंज टू इट हैज़ टू फर्स्ट पास्ड बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेजोरिटी। अब देखो, पहला अगर मान लो आपको कोई चेंज लेके भी आना है, ठीक है, इस पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट में कुछ चेंज लेके आना है, तो सबसे पहले आपको वो चेंज कहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में। और यू नो वेरी वेल, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक तो होता है लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं, दूसरा होता है राज्यसभा और इसको हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं।
तो वो जो चेंज लेकर आ रहे हो वो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी स्पेशल मेजोरिटी, जिसको हम बोलते हैं 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट 2/3 मेंबर जो हैं लोकसभा राज्यसभा के, इन लोगों की क्या चाहिए, हाँ चाहिए, पहली बात। दूसरा क्या है, इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाई द लेजिस्लेचर्स ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। अब आपको पता है भारत में कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, तो मतलब 14 स्टेट की, आपको 14 स्टेट की जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है वहाँ से भी इसको पास कराना पड़ेगा, तब जाके फिर प्रेसिडेंट उसको पास करेंगे, तब जाके मतलब वो चेंज ला पाओगे। तो सोच रहे हो, अगर हमें अपने फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज लेके आना है, अगर हमें ये जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है इसमें चेंज लेके आना है, तो सबसे पहले उस चेंज को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में पास होना चाहिए। कैसी मेजोरिटी से, 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। फिर लगभग हाफ स्टेट्स, आज की डेट में हाफ स्टेट्स कितने हो गए, 14 स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वहाँ पे पास होना चाहिए। फिर प्रेसिडेंट पास करेंगे, तब जाके कोई चेंज आएगा। तो सोचो, पहले तो पार्लियामेंट में पास कराओ, फिर आधे स्टेट्स में पास कराओ, तब जाके कोई चेंज आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा रिजिड प्रोसेस है, ठीक है। ओके, अब जुडिशरी का यहाँ पे क्या रोल है। The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures। अब देखो भारत में जुडिशरी का क्या रोल है। जुडिशरी क्या करती है, जो हमारे संविधान के जो प्रोविजंस हैं, संविधान के जो प्रस्ताव हैं, उनको लागू करने में हेल्प करती है। और जुडिशरी ये देखती है कि कोई संविधान की इन पावर्स को मिसयूज तो नहीं कर रहा, ठीक है। ये भी जिम्मेदारी किसकी है, जुडिशरी की जिम्मेदारी है। अब जुडिशरी में इंडिया में क्या आता है, आपको पता है, जुडिशरी में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर आते हैं आपके हाई कोर्ट्स, फिर आते हैं आपके लोअर कोर्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यहाँ पर स्पेशल पावर्स दी गई है, किसके रिगार्डिंग, पावर्स शेयरिंग का, जो अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके रिगार्डिंग उनको स्पेशल पावर्स दी गई हैं। In any case of any dispute about the division of powers, the High Courts and Supreme Courts make a decision। अगर पावर शेयरिंग से लेकर कोई डिस्प्यूट आता है, पावर शेयरिंग को लेकर, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, डिसीजन दे सकते हैं। प्लस जुडिशरी के पास एक और पावर दी गई है, जो अभी यहाँ पे है तो नहीं सिलेबस में इसमें, बट आपको सुना होगा आपने जुडिशियल रिव्यू के बारे में। अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो जुडिशरी उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है, इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। ये पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जुडिशरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने में। गवर्नमेंट का क्या रोल है, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू रेज रिसोर्सेज बाई लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी आउट गवर्नमेंट एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड टू ईच ऑफ देम। अब देखो, गवर्नमेंट को भी यहाँ पर क्या दी गई है, छूट दी गई है कि गवर्नमेंट, भाई अब ये पूरा देश है, पूरे देश में अगर मान लो गवर्नमेंट को बहुत सारी स्कीम्स चलानी है, डेवलपमेंट करना है, रोड्स बनवाने हैं, हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, ये सारी चीज़ें अगर करनी है, तो गवर्नमेंट भी यहाँ पर रह रहे लोगों से क्या ले सकती है, टैक्स ले सकती है। तो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा सकती है, टैक्स स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती है। तो ये दोनों गवर्नमेंट क्या कर सकती हैं, टैक्स लगा सकती हैं, ताकि वो अपने डे टू डे वर्क्स को कैरी आउट कर सकें, लोगों को सैलरी दे सकें, देश या राज्य में डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। तो जो भी इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फुलफिल करने के लिए दोनों गवर्नमेंट क्या लगा सकती हैं, टैक्स लगा सकती है। तो यहाँ मैंने दोनों को यहाँ पे पावर दी है, सेंटर को भी दी है और स्टेट को भी दी है। तो ये भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बस रिक्वेस्ट मेरी यही है कि चीज़ों को क्रम से देखा करो, पहले इन तीनों लेक्चर्स को देखना, फिर फोर्थ को देखना, तो चीज़ें बहुत आसान रहेंगी। 1-2 लेक्चर और आएंगे, इसके बाद अपना चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।